ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्लीट किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया था और उससे पहले हमने देखा था कि एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो एक से ज़्यादा लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स से मिलके बनता है। तो मल्टीपल न्यूरॉन्स को हम लेयर्स में स्टैक करते हैं और जिससे फिर हम अपना न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि हमारे पास कौन कौन से वेल नोन न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स, एक्टिवेशन फंक्शंस, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा हम इन न्यूरॉन्स को नॉन लीनियरिटीज भी कहते हैं। सो विल आल्सो टॉक अबाउट इट, नॉन लीनियरिटीज। तो यूजुअली आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा है कि हमारे पास हर न्यूरॉन जो है उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स का काम होता है इट हैज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, और मोर स्पेसिफिकली जो कंप्यूटेशन होती है वो हमें पता है कि इट्स एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। सो इट्स एसेंशियली वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल आपको याद है कि आप z कैलकुलेट करते आए हैं, वेट इनपुट प्लस बायस। तो अब ये अगर वेक्टराइज्ड फॉर्म है तो नॉन वेक्टराइज्ड फॉर्म को आप लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 to n wi xi प्लस b। तो इस चीज को मैं कह रहा हूं सम ऑफ इनपुट्स, लेकिन ये वेट्स भी हैं तो इसलिए मैंने इसके साथ लगा दिया वेटेड सम ऑफ इनपुट। सो एसेंशियली हर न्यूरॉन जो है उसने ये काम तो करना ही होता, यानी ये z तो उसने कैलकुलेट करना ही है। जो दूसरी चीज न्यूरॉन ने परफॉर्म करनी होती है वो ये कि क्या ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो या ना हो, यानी ये अब आगे आउटपुट दे या ना दे। इसे हम कहते हैं न्यूरॉन फायर हो या ना हो, या न्यूरॉन आउटपुट दे या ना दे। सो दैट पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है दैट इज मेड ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूरॉन है तो इतना पोर्शन हमने देखा कि ये z की कैलकुलेशन है x प्लस बी, लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ कोई एक फंक्शन होता है जो ये डिसाइड करता है कि इस इनपुट को आउटपुट पे फायर करना है या नहीं करना, नॉट फायर। ठीक है, सो दैट इज द जॉब ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को हम कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये डिसाइड करता है न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, सो यहाँ तक के मामलात हैं हमारे पास कि हमने वेटेड सम कैलकुलेट किया और उसके बाद उसे एक फंक्शन को पास किया। आपको पता है जो भी फंक्शन है वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है तो इस z को एज इनपुट लेगा और आउटपुट में वो डिसाइड करेगा कि उसने फायर होना है या नहीं होना, या उसने एक्टिवेट होना है या नहीं होना। तो अब एक क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ सकता है वो ये कि why can't we do without activation function? हम एक्टिवेशन फंक्शन के बगैर गुजारा क्यों नहीं कर सकते? इसकी एक रीजन है, और वो रीजन आपको शायद इधर से नजर भी आ जाए। आप ये देख रहे हैं कि ये जो वेटेड सम ऑफ इनपुट्स है इट्स एसेंशियली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है इट्स एसेंशियली अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब फर्ज करें आप 2 या 3 या 4 न्यूरॉन जो हैं वो स्टैक करते हैं, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, यू आर कंबाइनिंग
मोर देन वन लीनियर फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्बिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शन इज अगेन अनदर लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब है कि आप बेशक एक लेयर लगा दें, बेशक 8 लेयर लगा दें, बेशक 20 लेयर लगा दें, वो सारा क्या कर रही हैं, वो सारी लेयर्स सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर रही हैं। और ये लीनियर कम्बिनेशन आप 10 लेयर की जगह एक लेयर से भी परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट विल बिकम यूजलेस। तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि आपका जो न्यूरॉन है वो हमेशा लीनियर कम्बिनेशन ही फाइंड करता रहे। लीनियर कम्बिनेशन का प्रॉब्लम ये है कि दे हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी टू लर्न। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या रूल्स जो हैं वो लर्न करें, ना कि सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन ही लर्न करते रहें। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि न्यूरॉन्स मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलके एक न्यूरल नेटवर्क बनता है, तो हम मल्टीपल न्यूरॉन्स को न्यूरल नेटवर्क कहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे न्यूरल नेटवर्क जो है वो सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन ना फाइंड करे, वो उन कम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या रूल्स फाइंड करे ताकि हम मैक्सिमम फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर सके। अगर आपने गौर किया हो तो लर्निंग होती क्या है? एक डाटा सेट है जिसमें इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली अप्रोक्सीमेटिंग अ फंक्शन which converts the inputs. That's what we are doing whenever we are doing learning. चाहे वो लर्निंग हम मशीन लर्निंग से कर रहे हैं, चाहे वो लर्निंग हम डीप लर्निंग से कर रहे हैं, what we are trying to do is we are trying to approximate a function. तो इसका मतलब है कि बाज फंक्शन जो है वो सिंपल होंगे, लेकिन बाज फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर विजन के फंक्शन है, वो क्या करते हैं जी, हम एक सीन देखते हैं और बताते हैं जी इस सीन में ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। एसेंशियली हमने क्या किया, एक इनपुट ली और एक आउटपुट दी, लेकिन ये फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तरह हमारे पास हर जो टास्क है उसको हम फंक्शन की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूरल नेटवर्क की जॉब ये है कि वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को मिमिक कर सके, अप्रोक्सीमेट कर सके। मैंने एक नया लफ्ज बोला है, मिमिक। मिमिक होता है कॉपी करना, या अप्रोक्सीमेट कर सके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, दिस शुड ऑलवेज बी नॉन लीनियर फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस should always be a non-linear function। अब आप पूछेंगे नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। डिग्री का मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। सो डिग्री मोर देन 1। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसमें वो एक्स स्क्वायर है, दैट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, दैट अ quadratic function. Similarly, we have cubic function and so on, list goes on. So essentially any function which is not a linear function is a non-linear function. For example, quadratic is a non-linear function, uh, we have cubic is a non-linear function, and so on. We have a lot of families of non-linear functions. So that is why what we are interested in is the activation function should always be a non-linear function. Non-linear function से हमें फायदा ये होता है कि अब हमारे जो कम्बिनेशन है न्यूरॉन्स के, अब वो सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन नहीं है, अब वो नॉन लीनियर कम्बिनेशन है। तो यानी अगर हम न्यूरॉन बनाएं तो इतना पार्ट लीनियर है, इतना पार्ट अब नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर है।
एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर कि हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन। और बाय द वे हमारे पास एक प्रूव्ड थ्योरम भी है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर थ्योरम। यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर थ्योरम जो है वो ये कहता है कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो और वो सारे न्यूरॉन्स नॉन लीनियर हो, वो न्यूरल नेटवर्क जो है वो दुनिया के हर फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। Hence the name universal approximator. So we can say that neural networks become universal approximator when the activation is non-linear. इसलिए मैंने ये तीनों लफ्ज इकट्ठे यूज किए थे, न्यूरॉन, एक्टिवेशन फंक्शन या नॉन लीनियरिटी। क्यों? क्योंकि एसेंशियली हमें पता है न्यूरॉन का एक पार्ट लीनियर होगा, बट दैट इज सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि इसकी लर्निंग की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। तो जो नॉन बोरिंग पार्ट है वो नॉन लीनियर है और वो एक्टिवेशन फंक्शन है। इसलिए जब भी आप इन तीनों में से कोई भी लफ्ज सुने कि ये जी न्यूरॉन है या ये जी एक्टिवेशन फंक्शन है या ये नॉन लीनियरिटी है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, and that same thing is a neuron. So neuron can also be called an activation function or a non-linearity, and all of activation functions are usually non-linear, so that neural networks can become universal approximators. So I'll just take a break and let you guys ask questions. Okay, so another property which we usually want from our neurons is that, or activation function to be more precise, is that they must always be differentiable. Differentiable means their gradient can be calculated, या उनका डेरिवेटिव जो है या रेट ऑफ चेंज है वो कैलकुलेट हो सकता है। नो, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास यानी बैक प्रोपेगेशन स्टडी की है। अब अज्यूम करें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर हम बैक प्रोपेगेशन जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। और अगर हम बैक प्रोपेगेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट, याद है ना वो फॉर्मूला, W is updated as W minus learning rate into D by dW of loss function। और इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है। और चेन रूल में किसी जगह अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है, which is equal to dy over dw into dz over dy into dz over d loss, अगर ये डिफाइंड ही नहीं है तो आप ये कैसे कैलकुलेट करें? सो दैट इज व्हाई we always want our activation functions to be differentiable, so that हम बैक प्रोपेगेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकें, और बैक प्रोपेगेशन कैलकुलेट करने के बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकें। सो आई विल जस्ट राइट so that we can perform gradient descent। सिंपल आंसर ये है। ये याद रखें, इस किस्म का क्वेश्चन मैं पेपर में पूछ सकता हूँ कि जी ये क्यों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। देखिए आपको साथ साथ मैं गेस भी दे रहा हूँ कि मैं क्या पूछ सकता हूँ। ओके गुड। So now we have a pretty good idea of what is an activation function, why we call it non-linearity, and how a neuron is composed. So now we can talk about some well-known neurons in the literature. सर एक क्वेश्चन है इसका वाला, ये जो आपने नॉन लीनियर पार्ट और लीनियर पार्ट बताया ना, जी जी, ये आपने बताया कि नॉन लीनियर पार्ट ये थ्रो करने के लिए यूज होता है, उसको फायर करने के लिए यूज होता है, जी तो जी। लीनियर पार्ट का फंक्शन क्या है सर? लीनियर पार्ट जो है वो वेटेड सम कैलकुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट। ज़ाहिर है हमने इनपुट को कोई वेटेज तो देनी है ना, जिसकी बेस पे हमने फायर करना है या नहीं करना।
तो लीनियर पार्ट जो है वो वेटेड सम ऑफ इनपुट्स कैलकुलेट करता है, और नॉन लीनियर पार्ट जो है वो उस वेटेड सम ऑफ पार्ट पे डिसाइड करता है कि इज इट सफिशिएंट इनफ कि मैं ये आउटपुट आगे फॉरवर्ड करूं या ना करूं। जी ऑन। ठीक है। और सर, और एक यूनिवर्सल एस्टिमेटर जो होता है उसका आपने बताया कि उसके लिए कितने फंक्शन, कितने अप्रोक्सीमेटर, न्यूरॉन्स मैंने होंगे? लफ्ज अप्रोक्सीमेटर यूज किया। ठीक है सर, हाँ, उसके लिए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और टाइप ऑफ ये जो थ्रो वाला फंक्शन है ये मैटर करता एज लॉन्ग एज आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो नॉन लीनियर है, पहली रिक्वायरमेंट, है? ओके। और आपके ठीक है। पास एटलीस्ट एक हिडन लेयर विद सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो न्यूरल ओके। नेटवर्क जो है ये दुनिया के हर फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते ओके। हैं। So that is why we call them universal approximator. So the first of all is your old friend sigmoid. तो सिग्मोइड एक्चुअली आप लोगों ने पहले भी यूज किया है, जो अगर आपको याद हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम सिग्मोइड ही यूज कर रहे थे। सो सिग्मोइड इज, मैं इसको जरा जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि इस पे हमने काफी ज्यादा डिस्कशन की है। सो दिस इज एसेंशियली e raised to power 1 over 1 plus e raised to power minus z। इसकी खास बात ये है कि इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। सो इसका अगर ग्राफ हम बनाना चाहें तो दिस इज 0, दिस इज 0.5 एंड this is 1, so that is its inflection point। तो इसको आप s की तरह कंसिडर कर। ओके, सो दिस इज योर सिग्मोइड। यूजुअली सिग्मोइड जो है, अब हम पहले इसके प्रोस की बात करेंगे, फिर हम इसके कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्रोस ये है कि दिस यूनिट नेवर डाइज। अब ये should I tell that? I don't know. I'll talk about it later. So just forget it. I said that. प्रोज ये है जी कि ये प्रोबेबिलिटी स्पेस में हमें इनपुट देता है, आउटपुट देता है प्रोबेबिलिटी स्पेस, और ये हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सो अगर आप इसको आउटपुट लेयर पे यूज करेंगे, यानी अगर आपने कोई भी न्यूरल नेटवर्क बनाना है जिसमें आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करनी है, आपको पता है ना कि मैंने बताया था कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें इनपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, और दरमियान में हमारे पास एक या वन और मोर हिडन लेयर्स होती है। So whenever you want to make a neural network for binary classification, you are always going to use sigmoid। sigmoid is one of the choice at output layer, ठीक है, क्योंकि आपको ये 0 या 1 यानी ऑन या ऑफ या फायर या नॉट फायर जो है उसमें आंसर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस फॉर आउटपुट लेयर यूनिट्स। ठीक, कॉन्स, कॉन्स इसके काफी सारे हैं। सबसे पहला कौन इसका ये है कि इट सफर्स फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज इस जगह पे 0 है और इस जगह पे भी बतदरीज 0 हो जाता है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रही। और आपको पता है जब कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव 0 होगा तो 0 चेन रूल में, जैसा कि मैंने पहले चेन रूल लिखा था, अगर ये है डी बाय डी डब्ल्यू, सो इन पूरे डेरिवेटिव में से अगर ये 0 है तो ये सारी मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम ये वेट जो है इसे अपडेट नहीं कर सकेंगे, no update। So that is why we don't really like vanishing gradient problem। So uh, that is why it should always be avoided for hidden layers। hidden layers पे you should always try to avoid using sigmoid। do not, so particularly do not use sigmoid at hidden layers। okay, I cannot be more specific than that। एक चीज, इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इट कन्वर्ज वेरी स्लोली।
इसका कन्वर्ज वेरी स्लोली का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट याद होगी इस तरह, तो कन्वर्जेंस होती थी जब हम लोकल मिनिमम में पहुंच जाते। तो अगर आपके यूनिट्स जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्मॉइड हैं, तो ये कन्वर्जेंस जो है इसका टाइम इस पे बहुत ज्यादा लगेगा, मोर टाइम लगेगा, ठीक। सो दैट इज वन प्रॉब्लम ऑफ दिस। इसकी वजह ये कि ये एसेंशियली 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करना है, ये जितना मर्जी एफिशिएंट हो, इट इज स्टिल more computationally intensive to calculate. That is why आपको ओवरऑल कंप्यूटेशन ज्यादा करनी पड़ती हैं। ओवरऑल कंप्यूटेशन ज्यादा करनी पड़ेंगी तो आपका कन्वर्जेंस का रेट जो है वो ठीक ठाक स्लो हो जाएगा। सो दैट इज वाई। और हिडन लेयर चूंकि हमारे पास न्यूरल नेट्स में बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सारे यूनिट, यानी कि 90% यूनिट्स जो न्यूरॉन के हैं वो हमारे पास हिडन लेयर्स में होते हैं, क्योंकि इनपुट में कम होते हैं, आउटपुट में मैक्सिमम गिने चुने होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी हिडन लेयर सिग्मॉइड से बनी है तो आपका मॉडल जो है वो उसकी लर्निंग और कन्वर्जेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो। so that is one reason for not using them at hidden layer. Okay, I think that's pretty much it. एक और फ्लॉ जो इसमें है, लेकिन वो शायद मैं आपको समझाने में कामयाब ना हो सकूं, लेकिन स्टिल मैं कंप्लीशन के लिए आपको बता देता हूँ। वो ये है कि इट इज नॉट जीरो सेंटर्ड। ये जीरो सेंटर्ड नहीं है, नॉट जीरो सेंटर्ड। अगर कोई चीज जीरो सेंटर्ड ना हो तो उसकी जो ओवरऑल इनपुट्स हैं उनका मीन जीरो नहीं होता। उसका मीन जीरो नहीं होने का मतलब ये है कि उन बस मीन जीरो नहीं होता। आप ये ज़हन में रखें, और उससे ना कोई मैथमेटिकल मसले जो है ना वो क्रिएट होते हैं। सो इसलिए भी हम सिग्मॉइड को यूजुअली यूज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे जो ओवरऑल एवरेज इनपुट्स हैं वो उनका मीन जीरो नहीं हो। ओके, so those are some pros and a lot of cons for sigmoid. And the next अच्छा, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमने बताया था ना कि एवरी एक्टिवेशन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। तो डेरिवेटिव इसका आप लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है। डी जी जो था वो अगर आपको याद हो वो हमारे पास पहले था, a is equal to y hat is equal to 1/1 plus e raised to power minus z, और d over dz जो था वो था a into 1 minus a। ये a जो है इट मीन्स ये पूरी चीज है, ये a जो है इसका मतलब है ये पूरी चीज है, इसलिए मैंने इसको a की फॉर्म में लिख दिया। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखेंगे, sigmoid of z into 1 minus sigmoid of z। so essentially this form is same as this form, ठीक है। तो आप इसको बड़ा करके लिख लें इस तरह, a into 1 minus a में लिख लें। टेक अवे ये है कि दिस फंक्शन इज नॉन लीनियर एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पॉपुलर न्यूरॉन और एक्टिवेशन फंक्शन और नॉन लीनियरिटी इज tan h, hyperbolic tan भी कहते हैं इसको। एंड hyperbolic tan is essentially a scaled version of sigmoid, so I'll just write it for you। a is equal to y hat is equal to tan h of z which is equal to, इसको दो लिखने के दो तरह से इसको लिखा जाता है। essentially आपने अगर conjugates पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये दोनों फॉर्म जो हैं ये essentially एक ही फॉर्म है, 1 plus e raised to power minus 2z। सो ये एक तरीका ये है इसको लिखने का, और जो ज्यादा इंट्यूटिव तरीका है वो ये है कि आप इसे लिखें 2/1 plus e raised to power minus 2z minus 1। ये तरीका ज्यादा बेहतर इसलिए है कि अब आप ये माइनस है, बाय द वे दिस इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि sigmoid of z is essentially equal to 1/1 plus e raised to power minus z। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into sigmoid of 2z minus 1। So now you can see it is a shifted and scaled version of sigmoid, and that will make you understand कि ये भी sigmoid category of function से belong करता है जो tan h। इसका डेरिवेटिव जो है वो
डी बाय डी जी ऑफ, अच्छा ये जी हर जगह जो मैं लिख रहा हूँ इट इज डब्ल्यू एक्स प्लस बी, तो हम ये जो वेरिएबल है ना हमारा लीनियर पार्ट की आउटपुट जो इसको मैं हमेशा z कहूंगा। कई बुक्स इसको y कहती हैं, लेकिन चूंकि हमने अपनी कन्वेंशन सेट की हुई है y हैट या y जो है ये हमारे एक्चुअल लेबल्स हैं, ये हमारे प्रेडिक्टेड लेबल्स हैं। सो ये जो इंटरमीडिएट थिंग है आई विल ऑलवेज कॉल दिस z, दिस इज द आउटपुट ऑफ द linear part of the neuron, ठीक है। So I'll always call this one z, so that is z and derivative d by dz of tan h of z is essentially equal to 1 minus tan h square of z, और अगर हम इसको एक ही जुबान में लिखें तो it is 1 minus a square, ठीक है। So that is the derivative d by dz of tan h. Now we can अच्छा इसकी शक्ल अगर हम बनाना चाहें तो let me draw it. तो अगर हम अब इसका ग्राफ देखें तो this graph is zero centered, इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक है and it is now zero centered. जीरो सेंटर्ड का मतलब है कि अगर ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है, तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है that would be equal at 0. So we'll just draw it. Essentially ये sigmoid है, just a scaled version of sigmoid, ठीक है। और खास बात इसकी ये है कि it is now zero centered. तो जो सिग्मॉइड में मसले मसाइल हमें नॉन जीरो सेंटर्ड होने से होते थे, वो हमने इसको जीरो सेंटर्ड वर्जन क्रिएट करके सिग्मॉइड का वो मसले मसाइल हमने हल कर लिए। लेकिन अब हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफ pros and cons as compared to sigmoid. It is always preferred over sigmoid, or let me put it that way, always preferred over sigmoid. अगर आपके पास इससे अच्छी ऑप्शन है तो try not to use it, try not to use in hidden layers. If you are doing binary classification, तो binary classification में एक ऑप्शन जो मैंने बताई थी वो थी sigmoid. sigmoid जो बाइनरी आंसर देती है वो देती है या 0 या 1, लेकिन बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यू कैन ऑलवेज यूज tan h, और tan h आपको आंसर देगा -1 या 1, ठीक है। सो tan h इज particularly useful with SVM loss and sigmoid is particularly used with negative log loss. अच्छा ये जो नेगेटिव लॉग लॉस है इसको आगे जाके हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में तो हम क्रॉस एंट्रोपी कहेंगे इसको। तो क्रॉस एंट्रोपी इज अ फैंसी नेम ऑफ नेगेटिव लॉग लॉस, और इसके हम दो वेरिएंट्स जो देखेंगे, एक होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस और दूसरा होगा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है। तो बाइनरी जो है वो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे और दूसरा लॉस है वो हम दूसरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे, ओके। तो tan h अगर आपने आउटपुट लेयर पे यूज करना है तो फिर आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी नहीं यूज कर सकते, देन यू हैव टू यूज दिस SVM लॉस, जिसको एक नाम हम हिंज लॉस भी कहते हैं। is defined as max of z 1 minus yz, ठीक है। इसको बहरहाल आप अपने टाइम पे जाके देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हिंज लॉस, ठीक है, ओके। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर आपने करनी है तो आउटपुट लेयर पे आपके पास अब दो ऑप्शन है, सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं आप और आप tan h यूज कर सकते हैं। तो tan h बेसिकली आप एज आउटपुट ही यूज करें तो बेहतर है। ट्राई नॉट टू यूज इट ऑन hidden layers, or it still suffers from vanishing gradient problem, still suffers from vanishing gradient. क्यों? Let me show you.
ये हमारे पास अगर लॉस है, इसको मैं फर्ज कर, मैं इसको रेड पेन से अगर एक्सटेंड करता हूँ, ये और ये, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो 0 है, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव 0 है। सो एसेंशली आपका जो नेगेटिव लॉग अपना जो आपका डेरिवेटिव है वो स्टिल 0 हो जाएगा इधर। ओके, सो स्टिल सफर्स फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉस फंक्शन है दैट, सॉरी लॉस फंक्शन ऐसी गलत कहा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूरॉन्स है दैट इज न्यूरॉन इज रीलू। रीलू इज the most popular choice for hidden layers. You will almost always, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हिडन लेयर में क्या लगाएं, तो आप आंखें बंद करके आप रीलू लगा दें। ठीक है, रीलू स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड इसलिए कि ये ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करता है, सो दैट इज अ प्रो। रेक्टिफाइज, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, रेक्टिफाइज ग्रेडियंट, rectified vanishing gradient problem, sorry, vanishing gradient problem, hence the name rectified linear unit. Okay, it is defined as y hat is equal to max of 0 और z वही आपका पुराना दोस्त है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये z किधर से आ गया। सो दिस इज, z इज योर लीनियर पार्ट का आउटपुट। तो ये जो लीनियर पार्ट का आउटपुट है आपने यही देना होता है इसको, एक्टिवेशन फंक्शन को। सो दिस इज योर z। सो एसेंशियली अगर हम इसका ग्राफ देखने की कोशिश करें तो ग्राफ जो है वो इस तरफ को ऐसे, और लेट मी यूज इज रेड, और रेड साइड ऐसे। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइड जो है इसकी वो 0 है सिंपली। अगर z 0, अगर z नेगेटिव आया यानी इसकी आउटपुट अगर -5 है तो ये सिंपली y 0 आउटपुट करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिव जाएगा, यानी अब इसकी रेंज अगर हम देखें तो वो है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक z कुछ भी आ जाए तो वो z ही रहेगा। As you can see it is very easily differentiable। इसका डेरिवेटिव निकालना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको rx rz से जाहिर करता हूँ, rz is max of 0 and z, so derivative of r of z with respect to z is, अगर तो आपका z 0 से कम है तो देन डेरिवेटिव आपको पता है 0 होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका z जो है वो 0 से बड़ा है, अच्छा 0 पे भी हम इसको 0 ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर z 0 से बड़ा है तो आपको पता है ये 1 होगा, क्योंकि इस जगह पे ये लीनियर है तो रेट ऑफ चेंज जो है वो भी 1 नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज इज लीनियर, hence the name rectified linear unity। लेकिन this is not a linear function, this is a non-linear function, always keep that in mind, this is a non-linear function। So great, so this is a non-linear function। okay, what else? प्रोज मैंने आपको बताए थे, सबसे बड़ा प्रोज ये है कि बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने प्रूव भी किया है कि अगर आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो अगर रीलोज हिडन लेयर पे यूज करता है तो वो 6 टाइम्स क्विकर कन्वर्ज होगा एज कंपेयर्ड टू सिग्मोइड। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो ये एक प्रो है। दूसरा प्रो ये है कि डिफरेंशिएबल है, एंड
extremely efficient to calculate, very efficient. देखिए आपने कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, अगर तो नेगेटिव साइड है तो जीरो आउटपुट कर देना है, अगर पॉजिटिव है तो z एज इट इज रिटर्न कर देना। तो सो वेरी एफिशिएंट टू कैलकुलेट, बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है क्योंकि कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, सिंपल एक मैक्स फंक्शन है। आइदर यू आर आउटपुटिंग जीरो और यू आर आउटपुटिंग z, दैट्स इट, यू आर डूइंग एक्चुअली नथिंग हियर। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी एफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट। लेकिन इसके साथ एक इशू भी है। अच्छा, वो इशू जो है ना वो एक डबल एज सोर्ड है, तो मैं उसको एज अ कॉन भी प्रेजेंट करूंगा और मैं उसको एज अ प्रो भी रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप गौर करें तो ये जो नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड, इसका मतलब है कि इस जगह पे ग्रेडियंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब ये है कि ऐसे न्यूरॉन, ज़ाहिर है हमारे पास कोई एक रीलू तो नहीं होगा, हो सकता है 15 रीलू हो या 50 रीलू हो या 1000 रीलू हो एक न्यूरल नेटवर्क में। तो ऐसे न्यूरॉन या रीलू न्यूरॉन जो हैं जिनमें Z इस साइड पे एक दफा चला गया, तो अब आप देख सकते हैं उनका डी लॉस फंक्शन और डी डब्ल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके वेट्स जो हैं विल कैपिटल नॉट विल नॉट अपडेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेड रीलू प्रॉब्लम। तो इट कैन हैपन कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें बाज दफा 30 से 40% रीलू यूनिट्स जो हैं वो डेड यूनिट्स हो सकते हैं। डेड यूनिट्स होना एक बुरी बात भी है लेकिन एक अच्छी बात भी है, इसलिए मैं इसको कॉन के तौर पे भी प्रेजेंट कर रहा हूँ और प्रो के तौर पे भी कर रहा हूँ। कॉन के तौर पे कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अब डेड यूनिट है तो डेड रीलू यूनिट आर एक्चुअली डूइंग नथिंग, ना उनके कोई वेट्स अपडेट हो रहे हैं, ना उनमें एरर फंक्शन के लिहाज से कोई चेंज आ रही है, सो दे आर स्टक देयर। लेकिन खास बात ये है कि प्रो क्यों है, ये प्रो ये इसलिए है कि अगर 30 से 40% हमारे रीलू यूनिट स्टक हैं तो इसका मतलब है कि एक दफा वो जीरो हो गए तो उन पे हमें कंप्यूटेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, और कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी तो जो बाकी के रीलू यूनिट्स ऑन है जो कि इस जगह पे जिनका Z है, वो ऑन रीलू यूनिट जो है वो बहुत तेजी से कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये जो मैंने 6 टाइम्स क्विकर की बात की थी, इसकी एक रीजन जो है वो ये डेड रीलू भी है। सो डेड रीलू इज प्रॉब्लम एज वेल एज अ ब्लेसिंग, लेकिन इट रियली डिपेंड्स। दोनों ये मतलब ये डबल एज सोर्ड है, इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीलू यूनिट्स जो हैं ये अक्सर जो हैं ये डेड हो जाते हैं, और अगर आपकी ग्रेडियंट्स बहुत तेजी से एक्सप्लोड हो रही हो तो फिर तो डेफिनेटली ये डेड हो जाते हैं, और इन दैट केस आपको लगेगा कि आपका मॉडल कुछ भी लर्न नहीं कर रहा। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अब लेकिन अच्छा ये चीज याद रखनी है कि ये जो डेड रीलू प्रॉब्लम है ये सिग्मॉइड में बहुत कम होता है और 10H में भी बहुत कम होता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। लेकिन इसका मतलब ये है कि चूंकि वो बहुत कम जीरो होंगे, बहुत कम चांस है जीरो होने का, इसलिए वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होंगे, इसलिए आपका मॉडल जो है वो उसको कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए वो कन्वर्ज आहिस्ता हो। तो इट शुड मेक सेंस नाउ। सो अब ये जो डेड रीलू प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए रीलू के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम वेरिएंट्स ऑफ रीलू। ओके, मैंने व्हाइट बोर्ड जो है वो आगे वाले पे जाना है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी उमर, आपका क्वेश्चन था। उमर क्वेश्चन। सर इसमें यस सर, सर इसमें एक तो पहले ये कि जो रीलू का आपने जो फंक्शन बताया ये मैक्स वाला, ये नॉन लीनियर, ये लीनियर फंक्शन ही है? नहीं, ये इसके साथ नॉन इसमें लीनियर है। डबल डिग्री। वजह वजह ये है, ये नॉन लीनियर इसलिए है कि नेगेटिव साइड जीरो है। इसका मतलब है कि जब आप मल्टीपल रीलोज को कंबाइन करेंगे तो आप उनका बिहेवियर किसी लीनियर फंक्शन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव साइड जीरो हो जाएगी और आपको कुछ पता नहीं चलेगा किस टाइम चीज जीरो हो रही है, किस टाइम जीरो नहीं हो रही। सो यू कैन नॉट मेक इट अ लीनियर कॉम्बिनेशन विच मेक्स रीलू अ नॉन लीनियर फंक्शन। ओके सर। और सर एक न्यूरल नेटवर्क में मिनिमम कितने न्यूरॉन
रिक्वायर्ड होता है मिनिमम? मिनिमम आई डोंट नो, लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। आपने देखा था कि हमने जो कैट्स वाला और नॉन कैट वाला प्रॉब्लम था वो हमने एक न्यूरॉन से सॉल्व किया था। जी हाँ सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ही न्यूरॉन था ना बेटा। बिल्कुल सो सर, ठीक है। इट रियली डिपेंड्स, इट और रियली सर ये जो डिपेंड्स हिडन लेयर, ऑन व्हाट के प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है और आप ठीक कितनी है, ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं। ठीक है सर, जो हिडन लेयर है इसमें जो न्यूरॉन्स यूज होंगे उन सब के एक्टिवेशन फंक्शन सेम टाइप के होंगे? उन सब का एक्टिवेशन फंक्शन रीलू होगा। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि हिडन लेयर पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपकी हिडन लेयर का ये जो जितने भी यूनिट है वो सारे रीलू यूनिट आप यूज करें। ठीक, ठीक है सर। लेकिन एक और बात है, ये जो आपने कहा कि डेड रीलू होते हैं, अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक एक डेड होगा तो सारे डेड नहीं हो जाएंगे? ओ नहीं 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 नहीं, देखिए हर एक का वेट फर्क है, हर एक की बायस फर्क है। आपने तो किसी रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वेट इनिशियलाइज किए थे ना, तो उसके बाद ग्रेडियंट ओके, डिसेंट ने वेट अपडेट करने थे। अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सारे वेट्स जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक हो गया, ओके हो गया। ओके, सो डेड रीलू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे हमारे पास रीलू की कुछ वेरिएशंस हैं। उसमें से सबसे पहली वेरिएशन जो है उसे हम कहते हैं लीकी रीलू। लीकी रीलू, देखें याद रखें कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव साइड इज डूइंग ग्रेट। हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि ये जो एरिया जो है ये वाला, इसका कोई इलाज निकाला जाए कि ये बिल्कुल ही ना स्ट्रेट जो है ना हार्ड जीरो ना हो जाए। तो ये देखें हार्ड जीरो है। तो लीकी रीलू जो है वो भी ज़ाहिर है, लीकी रीलू, पैरामीट्रिक रीलू या एक्सपोनेंशियल रीलू जो आप हम तीनों डिस्कस करेंगे, एक्चुअली वो सारे क्या कर रहे हैं, वो इस एरिया के डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, कि इस एरिया को कैसे डील किया जाए जो कि डेड रीलूज क्रिएट करता है। तो जितनी भी हम वेरिएशन रीलू की पढ़ेंगे उसमें ये चीज जो है ये इंटैक्ट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। जितनी भी चेंज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे दैट इज फॉर डीलिंग दिस पार्ट ऑफ द रीलू। ठीक है, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट दीज वेरिएशंस। लीकी रीलू, so leaky ReLU is defined as I hat is equal to, leaky ReLU को मैं LR कह देता हूँ, LR of Z is equal to max of alpha of Z and Z। और ये लीकी रिलू के केस में ये अल्फा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज 0.01। सो इसका मतलब है आपके पास जो भी Z आ रहा है उस Z को या तो आप यूज कर लेंगे, लेकिन अगर वो Z नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन जो है ना ये बड़ा हो जाएगा, फिर आप ये पोर्शन यूज करेंगे। सो इट इज समथिंग लाइक, अगर मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। सो इट इज नॉट हार्ड जीरो, लेकिन ये उतना लीनियर भी नहीं है, ये बड़ी एक करीब सी ऐसे लाइन जो है ना ये बन रही है नेगेटिव साइड पे। तो ये चीज अंडरस्टैंड करें कि अगर Z बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा ख्याल है कि मैं आपके सामने अगर प्रेजेंट कर दूं एक एग्जांपल तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा Z 10 आया, तो 10 और 0.01 इंटू 10 में से कौन सा बड़ा, डेफिनेटली ये, तो ये यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव का 10 आया, नेगेटिव का 10 है, तो फिर नेगेटिव 10 बड़ा है या 0.01 इंटू नेगेटिव 10 बड़ा है? ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, यू शुड आंसर दैट। विच वन इज बिगर, विच वन इज मैक्स? -10 बड़ा है या 0.01 इंटू -10 बड़ा है? सर 0.01 बड़ा है। गुड, शाबाश, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली होती है, अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज नाउ द मैक्स। ठीक है, इसलिए फिर हम इस साइड पे सिर्फ इसका असर पड़ेगा, इस साइड पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। गॉड, सो दिस इज लीकी रीलू। डेरिवेटिव अगर आप देखें तो डेरिवेटिव में सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, बाकी कोई एज सच चेंज हमारे पास नहीं है। सो शुड आई राइट द डेरिवेटिव?
अच्छा जी, ये किस किस का क्वेश्चन है? जिन्होंने हाथ खड़े किए काइंडली पूछ ले क्वेश्चन। सर इससे डेड रिलू वाला मसला हल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो ना, अब ये डेड रिलू जो है, पहले तो हमारे पास यहाँ 0 था, अब हमारे पास हार्ड 0 नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी छोटी वैल्यू है, लेकिन इट इज नॉट 0, इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट कैलकुलेट होगी, इसका मतलब है कि बहुत कम कंप्यूटेशन करेगा, लेकिन डेड नहीं होगा रिलू। सो डेरिवेटिव अगर हमने इसका निकालना हो तो अब आप डेरिवेटिव देख सकते हैं, डी बाय dz of l r z is equal to, अगर तो z is greater than 0 है तो you know this is going to be 1, अगर z less than 0 है तो you know it is going to be अल्फा, यानी कि अब ये 0.01, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं ना, डी बाय डी जी 1 हो जाएगा और ये सिर्फ अल्फा बच जाएगा, विच इज दिस वैल्यू, सो द डेरिवेटिव नाउ विल बी दिस। तो इस वजह से ये हमारी जो ग्रेडियंट 0 होने वाला मसला था वो कम हो जाएगा। एसेंशियली ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको बहुत करीब करीब सा बनाया है, लेकिन इट इज नॉट 0 एसेंशियली, ये चीज बस ध्यान में रखनी है हमने। ओके, सो एक और वेरिएशन जो है दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक रीलो, ठीक है, पैरामीट्रिक रीलो, पैरामीट्रिक रीलो। ओके जी, पैरामीट्रिक रीलो में लीकी रीलो में जो आपने अल्फा की वैल्यू हार्ड सेट की हुई थी 0.01, पैरामीट्रिक रीलो कहता है जी आप इसकी जगह कोई भी छोटी वैल्यू जो है ना 1 से वो रख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने 0.01 रखनी। तो इसका मतलब है कि दिस पैरामीट्रिक वैल्यू अल्फा इज नाउ ट्रेनेबल। ये भी अब आपका एक ट्रेनिंग पार्ट बन जाता है कि इस अल्फा की वैल्यू क्या रखी जाए। लीकी रीलो में ये कांस्टेंट था, लेकिन पैरामीट्रिक रीलो कहता है नहीं जी हम इसको भी डेटा से लर्न करेंगे। सो एसेंशियली द, अगर मैं इसको अल्फा की जगह मैं ए कह देता हूँ ताकि आप अल्फा और ए में फर्क कर लें। सो एसेंशियली इट इज इक्वल टू p पैरामीट्रिक रीलो ऑफ z इज इक्वल टू मैक्स ऑफ a इंटू z। अब ये a जो है इट इज अ ट्रेनेबल पैरामीटर, तो ये न्यूरल नेटवर्क इसको भी डेटा से लर्न करेगा कि ये a की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये रीलो जो है ना अच्छा परफॉर्म करता है। सो दैट इज नाउ एन अदर ट्रेनेबल पैरामीटर। डेरिवेटिव पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले अल्फा था, अब इसकी जगह a आ जाएगा, ठीक है। तो असेंशियली ग्राफ भी हमारा जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्क ये है कि अब हम खुद सेट नहीं कर रहे, बल्कि हम न्यूरल नेटवर्क से कह रहे हैं कि यार आप ये एरिया जो है ना आप लर्न कर लो कि क्या स्लोप होनी चाहिए। सो एसेंशियली दिस इज, ये जो ए है स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब ये स्लोप ऑफ दिस लाइन बजाय ये कि हम खुद सेट करें, now this is a trainable parameter. That's the only difference between leaky relu and parametric relu. Okay, so one last इसकी variation और exponential relu now. इसको ELU भी कहते हैं, ठीक है, exponential linear unity। तो essentially एक्सपोनेंशियल यूनिटी जो है वो क्या करती है कि वो इस पार्ट को कहती है जी कि ये पार्ट लीनियर नहीं होना चाहिए, इट शुड आल्सो बी सम कर्व, ठीक है ना, नॉन लीनियर होना चाहिए। अगर आप देखें तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब है कि ये एक लाइन है, और अगर हम स्लोप 0.01 कर रहे हैं तब भी ये लाइन है। एक्सपोनेंशियल रीलू के जो डेवलपर है वो कहते हैं भाई आप इसको लाइन मत बनाएं, इट शुड नॉट बी अ लाइन, it should be a logarithmic curve, that's the whole debate, ठीक है। so essentially हमारे पास parametric ReLU जो है that is defined as z as it is, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि पॉजिटिव पार्ट्स चूंकि
वो आपने प्रवर्ब तो सुनी होगी, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। तो अगर पॉजिटिव पार्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो ट्राई नॉट टू फिक्स इट, सिर्फ वो पार्ट फिक्स करें जो नहीं चल रहा। सो नाउ दिस इज अल्फा इनटू ई रेज टू पावर z माइनस 1 when z is less than 0। सो ये जो पार्ट है ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जो कि मैं ब्लू पेंसिल से बना लेता हूं, पॉजिटिव पार्ट एज इट इज है, लेकिन ये पार्ट जो है ना, अब ये लाइन नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ लॉगरिदमिक कर्व ऐसे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लॉगरिद। अब आप पूछेंगे सर आप इधर एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं तो ये लॉगरिदमिक कैसे? अगर आप गौर करें तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ये नेगेटिव चीजों का। सो नेगेटिव एरिया में जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो लॉगरिदमिक बन जाएगा। ये चीज जैसे कि एडिशन का ऑपरेशन जब नेगेटिव में होता है तो वो चीजों को और छोटा करता जाता है, और एडिशन का ऑपरेशन जब जीरो से ऊपर पॉजिटिव चीजों में होता है तो चीजों को और बड़ा करता जाता है। सिमिलर इज दी मतलब इंट्यूशन में आपका जो बना रहा हूँ वो ये है कि अगर आप नेगेटिव चीज का ई कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप किसी पॉजिटिव चीज का लॉगरिदम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, ये लॉगरिदम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लास में, क्योंकि मुझे आइडिया है कि लॉगरिदम से बड़ी कॉम्बो आती है। सो यू शुड बी कंफर्टेबल कि लॉगरिदम होता क्या है, और इस पे आपकी जो दिमाग की बत्तियां हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए कि यार लॉगरिदम क्यों होता है। ठीक है, सो एसेंशियली नाउ दिस पार्ट इज नो लॉन्गर अ लाइन, इट्स अ कर्व, और ये कर्व कहां तक चलेगा? अल्फा तक। अल्फा पे जाके ये स्ट्रेट कर्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सो दैट्स आर एक्सपोनेंशियल रीलू। एक्सपोनेंशियल ई की वजह से इसका नाम एक्सपोनेंशियल रीलू है। तो दैट्स प्रीटी। और डेरिवेटिव अगर आप इसका देखना चाहें तो वो लेट मी राइट इट फॉर यू। डेरिवेटिव इसका आपको पता है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ये साइड एज इट इज 1 रहेगी व्हेन z इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये 1 का डेरिवेटिव वैसे 0 होगा, ये अल्फा इंटू ई रेज टू पावर z हो जाएगा। आपको पता है d बाय डी जी ऑफ ईजी इज अगेन ईजी, तो उसके बाद ये अल्फा बाहर आ जाएगा। तो एसेंशियली डेरिवेटिव इज अल्फा इंटू ई रेज टू पावर z। ठीक है, फॉर z लेस देन 0। सो ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कि सर दिस अल्फा की वैल्यू ऑल ऑफ सेम ही दीज रहेगी इधर? और डिफरेंशिएबल। जी जी, क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर अल्फा की वैल्यू सेम ही रहेगी वो वाली लिखी अल्फा लो की वाली? वैल्यू, हाँ जी, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.01, इट इज नो लॉन्गर अ ट्रेनेबल पैरामीटर। ओके, सो दैट्स दीज आर इम्पोर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूरॉन्स जो कि आजकल के न्यूरल नेटवर्क्स में यूज हो रहे हैं। तो टेक अवे ये है कि आउटपुट लेयर पे आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप 10H या सिग्मॉइड यूज करेंगे। हिडन लेयर्स पे आप हमेशा रीलो या लीकी रीलो या उसका कोई भी वेरिएंट यूज करेंगे। और अगर आपने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो कल हम डिस्कस करेंगे कि हम सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं। सॉफ्ट मैक्स जो है कल हम इंशाल्लाह उसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे, एक छोटी सी मैं आपसे भी करवाऊंगा एग्जांपल। और उसके बाद कल हम फिर अपना पहला जो कैट्स एंड नॉन कैट का प्रॉब्लम जो है उसको किरास में उसका कोड भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। कोई